दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। देखा जाए ये चैप्टर है कुछ मिडिवल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उत्तर मुगल काल। यानी आपको आगे पढ़ने के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो आगे आपको चैप्टर में बहुत सारा जगह ऐसा होगा समझने के लिए काफ़ी सहूलियत होगा, इसलिए उत्तर मुगल काल के कुछ क्रम यहाँ पे हैं जो शासक आए उनका विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। देखा जाए प्रारंभिक मुगल शासक कौन कौन हुए, बाबर से स्टार्ट होता है और औरंगजेब तक रहता है। उसके बाद उत्तर मुगल काल, जो औरंगजेब के बाद के शासक आते हैं वह उत्तर मुगल काल के नाम से जाने जाते हैं। देखा जाए कि जो मिडिवल हिस्ट्री है वो मुगल शासक ही आधा लेके चला जाता है, उसके बाद शेष और भी शासक पढ़ने को आता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से मुगल शासक आए, क्रम से उनका हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक संक्षिप्त में पढ़ेंगे। देखा जाए फर्स्ट मुगल शासक बात की जाए तो बाबर 1526 से 1530 ईस्वी में बाबर आता है। पहला शासक बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। देखिए ये भी क्रम होते हैं कि किन्हीं को ये क्रम भी नहीं याद रहता है, तो क्या करना है, ये चार्ट हम इसलिए बनाए हैं ताकि ये चार्ट याद करने में सहूलियत होगा। ये इस प्रकार से चार्ट तैयार किया हुआ है ईस्वी बाई कि आप एक बार आराम से ये परेशान नहीं होना है, मतलब जो भी याद करना है आपको ध्यान से देखिए और आराम से परेशान होकर नहीं पढ़ना है, आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, आपको सब याद हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, वीडियो को एक नहीं 2-3 बार देखिए, और वीडियो के साथ साथ में सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको किताब भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो देखने से मात्र नहीं होगा, उसके साथ साथ में आपको किताब को भी साथ में रखकर पढ़ना होगा। तो देखा जाए यहाँ से हम लोग आराम से याद करेंगे, सब याद हो जाएगा। पहला देखा जाए जब मुगल शासक में मुगल स्टार्ट होता है तो पहला शासक बाबर आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और उसमें बाबर का आगमन होता है, वो पानीपत का जीतता है और मुगल शासक का आरंभ होता है। फिर बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं आते हैं, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर आते हैं, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के द्वारा जीता जाता है। उसके बाद अकबर आते हैं, उसके बाद जहांगीर आते हैं, उसके बाद शाहजहां आते हैं, उसके बाद औरंगजेब आते हैं। तो यहाँ से 3 क्रम देखेंगे। फर्स्ट बाबर का आगमन कब होता है, 1526 से 1530 ईस्वी में, ये क्रम याद रखेंगे। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी के बीच में आता है। उसके बाद ये 1540 से 55 के बीच ये भारत से बाहर निर्वासन के रूप में अपना ज़िंदगी बिताता है। ये बाहर रहता है क्योंकि उस वक्त एक भारतीय शासक के द्वारा इनका मुकाबला होता है और इसके क्रम में वो हार जाता है और बाहर वो क्या होता है, वो बाहर रहता है, उसको भागना पड़ता है भारत से। जब वो शासक क्या होते हैं, उनका जब मृत्यु होता है उसके बाद हुमायूं आता है, फिर वो शासन बनता है, फिर उनका 1 साल बाद हुमायूं का भी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद देखा जाए अकबर कब आते हैं, 1556 से 1605 ईस्वी में रहते हैं। तो ये क्रम से 3 याद हो गया। बाबर कब आता है, 1526 से 1530। उसके बाद बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं आता है 1530 से 1545 ईस्वी। उसके बाद 1530 से 1556 ईस्वी। उसके बाद अकबर आता है 1556 से 1605 ईस्वी, लगभग 50 साल अकबर भी शासन करता है। उसके बाद अकबर के बाद इसका पुत्र आता है सलीम, जो जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर का शासनकाल कब रहता है, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। उसके बाद जहांगीर के बाद अगला शासक कौन आता है, शाहजहां, जिसका शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी रहता है। उसके बाद आता है औरंगजेब का शासनकाल होता है 1657 ईस्वी से 1707 ईस्वी। तो ये रहा हमारा मुगल शासक, किस प्रकार से मुगल शासक आए, अपना आधिपत्य स्थापित किए। अब मुगल शासक के बाद औरंगजेब का 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। इसका एक्यूरेट डेट कब है, 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मरने के बाद उसका पुत्र शासक बनता है, जो बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है। हम लोग पढ़ेंगे कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र होते हैं, उसमें से सबसे योग्य पुत्र जो एक मुअज्जम होता है वही अपने आप को बहादुर शाह के नाम से अपना यहाँ पर शासक करता है। तो बहादुर शाह का शासनकाल जो स्टार्ट होता है यह उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो भी शासक आए वह इतने योग्य शासक नहीं थे। देखा जाए बहादुर शाह
आते हैं उनका क्रम क्या रहता है, 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी। बहादुर शाह के बाद कौन आते हैं, जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल कब होता है, 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी। ये बहुत ही कम समय के लिए शासक बनते हैं और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि जहांदार शाह क्या है। वो जो होता है, इस बहादुर शाह के भी 4 पुत्र होते हैं, लेकिन देखा जाए उसमें से सबसे कमजोर पुत्र शासक बन जाता है और शासक बनने के पीछे कारण रहता है उसका एक दरबारी सपोर्ट करता है और वह जहांदार शाह शासक बनता है और वह बाद में जहांदार शाह उस दरबारी को जो वहाँ होता है उसके दरबार में उसको वजीर भी बनाता है और बोला जाता है कि वो शासक का जितना फायदा नहीं उठाया वो वजीर को ही उसके शासन राजपाट को संभालते थे। और भी कहानियां हैं जो आगे हम लोग चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे, पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, बस इंटरेस्ट पूर्वक आप पढ़िए। उसके बाद जहांदार शाह के बाद आता है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का शासनकाल होता है 1713 से 1719 ईस्वी। फर्रुख सियर जो कि हम लोग अभी ही कुछ पहले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि फर्रुख सियर क्या होता है। फर्रुख सियर के शासनकाल में एक ब्रिटिश दूत जाता है जिसका नाम क्या होता है, जॉन सरमन, जिसको क्या होता है वहां से एक अधिकार पत्र मिलता है। वही अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि हम लोग फर्रुख सियर के शासनकाल में 1717 ईस्वी में पढ़े थे। तो फर्रुख सियर के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं 2 शासक आते हैं जो बहुत ही अल्प समय के लिए आते हैं, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। एक चीज़ और है यहाँ बोलना भूले कि फर्रुख सियर के जो 2 भाई होते हैं वो सैयद बंधु होते हैं। बोला जाता है कि उन सैयद बंधु को शासक निर्माता कहा जाता है। शासक निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैयद बंधु ही रहता है वो अपने योग से यानी अपने काबिलियत से फर्रुख सियर को शासक बनाता है। उसके बाद ये जब फर्रुख सियर का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद रफ़ी उद दरजात को, रफ़ी उद दौला को, तो यहाँ पर आगमन होता है एक सैयद बंधु को, जो हम आगे चार्ट पूर्वक विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद देखा जाए रफ़ी उद दरजात 1719 ईस्वी में आता है और 1719 ईस्वी में मर भी जाता है। रफ़ी उद दौला 1719 में आता है, 1719 में ही मर जाता है। रफ़ी उद दरजात क्या होता है कि यह फरवरी में शासक राजगद्दी संभालता है और जून में इनका मृत्यु हो जाता है। बोला जाता है कि इनको टीबी का बीमारी हो जाता है जिसके कारण ये बहुत कम समय के सत्ता भोग पाते हैं और ये चले जाते हैं। जैसे ही उसके बाद रफ़ी उद दरजात के बाद रफ़ी उद दौला बनता है, इसको तपेदिक का बीमारी होता है, जून में मरता है, सितंबर में चला जाता है। जून में शासक बनता है और सितंबर में चला जाता है। तो इस प्रकार से 2 अल्प शासक भी आए। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। देखिए कभी कभी क्या होता है जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चंस पूछ देता है कि फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के बीच 2 शासक कौन थे। ऐसे तो ये जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं आप दे रहे हो एग्जाम, कभी कभी ये पूछ भी देता है कि फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के बीच 2 अल्प शासक कौन कौन थे। तो रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला थे। उसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह का शासनकाल होता है 1719 से 1748 ईस्वी। उसके बाद अहमद शाह आते हैं। अहमद शाह का शासनकाल 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी होता है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय होते हैं, इनका शासनकाल 1654 से 1758 ईस्वी होता है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय होते हैं, इनका शासनकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी होता है। फिर शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय आते हैं, इनका शासनकाल 1806 से 1837 होता है। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, इनका शासनकाल 1837 से 1857 होता है। ये बहादुर शाह ये नहीं है, ये बहादुर शाह द्वितीय है जो बाद में क्या होते हैं, ये बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रम से हम लोग पढ़े। ये क्रम क्या होता है एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कभी कभी आपको इधर शासक दे दिया रहेगा और उसका ईस्वी दे दिया रहेगा, तो आपको ये याद रखना भी जरूरी है। याद करने के लिए आपको घबराना नहीं है, ज़्यादा बेचैन नहीं होना है कितना इतना ईस्वी है कैसे याद होगा। शुरू में हमें भी परेशानियां हुई, लेकिन आसान से धीरे धीरे आप 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। बस आराम से पढ़िए, कोई टेंशन लेके नहीं पढ़िए, सब याद हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए कि बहादुर शाह का जो शासनकाल होता है 1707 से 1712 ईस्वी में, इनका एक नाम शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह को शाह बेखबर के भी नाम से जाना जाता है और ये जो उपाधि है खफी खां के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद जहांदार, ये बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आता है और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। आपको बताएं इनको लंपट मूर्ख कहने का मतलब पीछे रीजन ये है कि कहने का मतलब जब ये उस योग शासक योग उस योग नहीं होते हैं, इनका जो शासक ये जो शासक बनते हैं ये अपने एक दरबार के सहयोग से बनते हैं, जो बाद में उनको वजीर बना वहाँ का वजीर बना दिया जाता है।
उसके बाद फर्रुखसियर, इनको घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। ये सब उपाधियां हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। अगर ये आपको याद रहेगा तो आपका जवाब सही हो जाएगा, फर्रुखसियर। उसके बाद मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखा जाए जब मोहम्मद शाह का शासनकाल होता है तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे भारतीय क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, यानी वो टूटने लगते हैं। तो मोहम्मद शाह के टाइम में अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, ये सब कुछ छोटे छोटे क्षेत्र थे जो अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे और वो अलग हो रहे थे और वहाँ का क्या कर रहे थे, एकजुट होकर उस व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब हुआ एक पार्टिकुलरली क्षेत्र के वहाँ कोई शासक या नवाब के रूप में उसको क्या कर रहे थे, नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिए थे। तो यही मोहम्मद शाह के समय में कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो अपने आप को अलग कर लिए थे और वहां क्या करने लगे थे, अपना शासन स्टार्ट कर चुके थे। तो देखा जाए फिर से एक बार देखेंगे, बहादुर शाह, उनका शासनकाल कब होता है, 1707 ईस्वी से 1713 ईस्वी। उसके बाद देखा जाए 1707 से 1712, 13 नहीं 12। उसके बाद ये बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह का शासनकाल 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी। जहांदार शाह के बाद कौन आते हैं, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का शासनकाल कब होता है, 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी। उसके बाद फर्रुखसियर के बाद रफी-उद-दर्जात आते हैं, उनका शासनकाल 1719 होता है। रफी-उद-दर्जात के बाद रफी-उद-दौला आते हैं, उनका शासनकाल 1719 ईस्वी। रफी-उद-दौला के बाद आते हैं कौन, मोहम्मद शाह, उनका शासनकाल क्या होता है, 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी। मोहम्मद शाह के बाद क्या आते हैं, अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, 1748 ईस्वी से इनका शासनकाल कहाँ तक होता है, 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी होता है। फिर देखा जाए अहमद शाह के बाद आते हैं, देखिए यहाँ पर जितने भी आते हैं ये द्वितीय आते हैं। तो कहने का मतलब अगर जिनको याद नहीं रहता है वो यहाँ पर एक लाइन याद रखेंगे, आशा अब। क्या 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 लाइन याद रखेंगे, आशा अब। यानी दोस्तों ये लाइन है, यानी कहने का मतलब ट्रिक, ये ट्रिक याद रखेंगे, जो भूल जाते हैं उनके लिए है। ऐसे तो जान लीजिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें ट्रिक तो आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप मेंस देंगे तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव ये ट्रिक व्रिक कोई काम नहीं करेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आपको संपूर्ण ज्ञान होना ही चाहिए, तभी बनेगा, उसमें कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगा। तो देखा जाए फिर भी अगर जिनको याद नहीं रहता वो स्टार्टिंग में ये एक लाइन याद रखेंगे, आशा अब। तो अब अहमद शाह के बाद जितने भी शासक आते हैं वो सब द्वितीय होते हैं। द्वितीय कैसे होते हैं, आलमगीर द्वितीय, उसके बाद आ से हो गया आलमगीर द्वितीय, शाह से हो गया शाह आलम द्वितीय, उसके बाद आशा अब, आ से हो गया अकबर द्वितीय, अब ब से हो गया बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इस प्रकार से ये एक याद रखेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, अहमद शाह के बाद कौन आते हैं, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, फिर अब आ से हो गया अकबर द्वितीय, फिर ब से हो गया बहादुर शाह जफर। तो आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब होता है, 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी। उसके बाद आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय आते हैं, उनका शासनकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी। फिर अकबर द्वितीय का शासनकाल कब होता है, 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी। अकबर द्वितीय के बाद कौन आते हैं, बहादुर शाह द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका शासनकाल होता है 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी। यही बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, 1857 का जब क्रांति होता है तब क्रांतिकारियों के कहने पर ये क्या करते हैं, उसमें भाग लेते हैं और उस 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व करते हैं और आखिरकार में लास्ट में वो हार ही होता है। तो उस टाइम ये बूढ़े भी हो चुके थे। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लिए, अब आगे हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब हम लोग चार्ट के द्वारा विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले जो हम पढ़ाए थे उसमें जब उत्तर मुगल काल का जो क्रम से शासक के साथ जो हम ईस्वी लिखे थे उसमें कुछ गलतियां हो गई थी, वो 17012 हो गया था। तो आप लोग ध्यान देंगे, उसको 1712 पढ़िएगा। 1712 लिखने का ही मेरा मतलब था, लेकिन ध्यान नहीं दिए, 17012 हो गया। तो इसलिए उसे सुधार लेंगे और शायद फ्लो में हम एक बार ईस्वी आगे पीछे कर दिए होंगे। तो वो ध्यान देंगे, जो ईस्वी लिखा हुआ है यही ईस्वी है और यही क्रम से है, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो उसे सुधार लेंगे। नेक्स्ट देखा जाए, अब हम लोग विस्तार से यहाँ पे पढ़ेंगे कि उत्तर मुगल काल में किस प्रकार से बहादुर शाह,
प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फ़ारूक सियर के बाद रफ़ीउद्दौला आते हैं, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय और लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय। तो अब हम क्रम से थोड़ा इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखा जाए जो बहादुर शाह ये जो थे कौन थे, यह अकबर का मृत्यु जब 3 मार्च 1707 ईस्वी में होता है, उसके बाद उसके 3 पुत्र होते हैं। उन 3 पुत्रों में एक पुत्र होता है मुअज्जम। जो मुअज्जम होता है यह अपने 2 भाइयों को हराकर क्या करता है, यहाँ का शासक बनता है। जो पहला युद्ध करता है अपना भाई आजम के साथ, वो जजाऊ के युद्ध से जाना जाता है। उसके बाद एक युद्ध करता है अपना एक और भाई जिसका नाम होता है कामबख्श। वह जो युद्ध करता है वो बीजापुर में करता है, ये बीजापुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो मुअज्जम होता है यह अपने 2 भाइयों को हराकर राजगद्दी पर बैठता है और अपना बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी है। देखा जाए कि इसको उपाधि साहिब बेखबर की उपाधि दिया गया था। ये उपाधि खफी खां के द्वारा इनको दिया गया था। बहादुर शाह प्रथम क्या थे, यह सहिष्णु शासक थे। इनके जो पिता थे औरंगजेब, उनका क्या रहा था, उनका जो नीति था एक आक्रामक नीति था। यानी जो उनका जो शासक उस टाइम कर रहे थे उनके साथ एक आक्रामक नीति रहता है। और वो क्या करते हैं उस टाइम, जो सिख होते हैं सिखों के साथ उनका क्या चलता रहता है, मनमुटाव चलता रहता है। लेकिन जब बहादुर शाह प्रथम शासक बनते हैं तो उनका सिखों के साथ जो 10वें गुरु गोविंद सिंह होते हैं उनसे उनका क्या हो जाता है, अच्छा संबंध हो जाता है। और यही संबंध अच्छा होने के कारण फिर आपको आगे पढ़ेंगे कि सिख गुरु के जो 10वें गुरु होते हैं उनकी हत्या भी हो जाती है। तो इस प्रकार से बहादुर शाह सहिष्णु शासक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद बहादुर शाह के बाद जो अगला शासक आता है जहांदार शाह, जिनका काल होता है 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी। बहुत ही अल्प काल के लिए आता है। ये बहादुर शाह के ही 4 पुत्रों में से एक पुत्र होता है जो उस योग नहीं होता, लेकिन इसके एक क्या होते हैं शासक, इसके एक दरबारी के सहयोग से इसको शासन यानी राजगद्दी मिलता है। वह होता है जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां के सहयोग से जहांदार शाह को सत्ता मिलता है और जैसे ही वो सत्ता पर बैठता है और जुल्फिकार खां को वजीर बना दिया जाता है। यानी जहांदार शाह के समय एक लाल कुमरी नामक वैश्या होती है, जिसके कारण ये उसमें बहुत चर्चा में रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये अपना राजपाट पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और इस जो वैश्या के कारण ये काफ़ी चर्चित भी होते हैं। और इनका जो शासन होता है, जो ये शासक करते हैं, इनका जो भी राजपाट देख रहा होता है जुल्फिकार खां। यानी ये नाम मात्र का शासक था, लेकिन जो पूरा इसका नियंत्रण था इसके वजीर के हाथ में, जो जुल्फिकार खां था उसके हाथ में था। ये बहुत ही अल्प समय के लिए आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक एंट्री होता है फ़ारूक सियर का। फ़ारूक सियर क्या करता है, यह इसको जहांदार शाह को हत्या करवा देता है, यानी हत्या कर देता है। उसके बाद जो सैयद बंधु होते हैं वह क्या करते हैं, फ़ारूक सियर को शासक बनाते हैं। अब आगे देखेंगे कि जहांदार शाह के बाद क्या होता है, फ़ारूक सियर। फ़ारूक सियर का शासनकाल क्या होता है, 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी होता है। ये क्या होते हैं, सैयद बंधु। जो सैयद बंधु होते हैं, एक का नाम होता है अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम होता है हुसैन खां। तो अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया जाता है और हुसैन खां को मीर बख्श बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से फ़ारूक सियर जब शासक बनता है तो ये एक जो मेन उस टाइम उपाधि था उसको ये सैयद बंधुओं को यानी दोनों भाइयों को दे दिया जाता है। उसके बाद फ़ारूक सियर के शासनकाल में ही क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़े थे कि क्या होता है कि यूरोपियों को अधिकार पत्र मिलता है और वही अधिकार पत्र क्या होता है, उन लोग के लिए मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या हो जाता है, 3000 वार्षिक कर लेकर बंगाल में मुक्त व्यापार करने के आदेश दे दिया जाता है, फिर सूरत में भी दे दिया जाता है और सिक्कों को पूरे भारत में चलाने के मान्यता भी मिल जाता है। यही फ़ारूक सियर के शासनकाल में जो 1717 शाही फरमान मिलता है, हम लोग पहले पढ़े थे। उसके बाद क्या होता है, 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर, जो सिखों के अगले रक्षक था बंदा बहादुर, उसको फ़ारूक सियर के शासनकाल में हत्या करवा दिया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब फ़ारूक सियर को यह एहसास होता है कि फ़ारूक सियर को ये ऐसा लगता है कि ये जब सैयद बंधु को
वहाँ का पद दे दिया जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको ऐसा लगता है शासन में आने के बाद कि सैयद बंधु उसके आंतरिक मामलों में काफ़ी दखल दे रहे हैं। तो इसके कारण क्या करता है, वह उसको मारने की योजना बना रहा होता है कि सैयद बंधु को ये बात पता चल जाता है। और वह क्या करता है, सैयद बंधु फर्रुख सियर की हत्या करवा देता है। और जैसे ही फर्रुख सियर का हत्या कर देता है, उसके बाद वो शासक किसको बनाता है, रफ़ी-उद-दरजात को। रफ़ी-उद-दरजात को 1719 ईस्वी में शासक बनाता है। उसका भी मृत्यु हो जाता है। यह फरवरी में बनता है, जून में मृत्यु हो जाता है। बोला जाता है इसको टीबी का बीमारी था। उसके बाद फिर क्या करता है, सैयद बंधु रफ़ी-उद-दौला को शासक बनाता है। ये भी 1719 ईस्वी में, यानी जून में वो मरता है। जून में ये शासन ग्रहण करता है और इसका सितंबर में मृत्यु हो जाता है। इसको भी तपेदिक का बीमारी होता है। तो इस प्रकार रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला बहुत ही अल्प समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद क्या करता है, मोहम्मद शाह को शासक बनाता है। अब मोहम्मद शाह शासक बनता है। अब ये जो शासक बनता है, इनका जो कालक्रम रहता है 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी का होता है। इसमें देखा जाए जब ये शासक बनते हैं तो क्या करते हैं, इनको ये बात खटकता है, इनको ये बात पता होता है कि सैयद बंधु जिस प्रकार से फर्रुख सियर को शासक पहले बनाता है और बाद में मार देता है, तो मोहम्मद शाह को ये बात पता होता है कि कल के डेट में फर्रुख सियर के साथ अगर ऐसा हुआ तो आने वाला टाइम में मेरे साथ भी हो सकता है। तो सैयद बंधु को सोचने से पहले ही ये क्या करते हैं, मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं को मरवा देते हैं, यानी उसकी हत्या करवा देते हैं। तो यहाँ पर सैयद बंधुओं का पतन हो जाता है। और इनको मोहम्मद शाह को हम लोग पहले भी पढ़े थे, रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मोहम्मद शाह के समय में एक क्या हो गया था कि जितने भी भारतीय क्षेत्र थे जो मुगलों के अधीन में थे, वो धीरे धीरे टूटने लगे थे। तो मोहम्मद शाह का शासनकाल में बहुत सारे जो क्षेत्रीय क्षेत्र थे वह क्या कर रहे थे, अपने आप वहाँ स्वतंत्र हो रहे थे, यानी उससे अलग हो रहे थे। जैसे हो गया अवध हो गया, उसके बाद बंगाल हो गया, बंगाल में उड़ीसा भी आते थे, बिहार भी पहले आता था। ये सब बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद, ये सब कुछ क्षेत्रीय क्या हो रहे थे, अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे और हटकर अपना शासन स्टार्ट करें। उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि नादिर शाह का प्रथम आक्रमण कब और किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम आक्रमण जो नादिर शाह को हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में, कब हुआ था, 1739 ईस्वी में। अब नादिर शाह के बारे में थोड़ा जानेंगे। नादिर शाह कौन था, यह एक बोला जाता है कि यह एक चरवाहा था, ईरान का था। बाद में यह शासक बनता है। बोला जाता है नादिर शाह का यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, यानी क्या करना, लूटने के क्रम से ही, आर्थिक उद्देश्य से ही वो भारत में आता है। पहले तो वो क्या आता है, भारत में आता है और पंजाब से ही लौट जाता है। लेकिन मोहम्मद शाह के कुछ सहयोगी के बुलाने पर ये क्या आता है, यहाँ पर भारत में आता है। और उसके बाद ये क्या करता है, 57 दिन दिल्ली में रहता है। यहाँ से नादिर शाह के पास यहाँ पर 1739 ईस्वी में हमला करता है और बहुत सारा लूटपाट करता है। फिर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में बोला जाता है 57 दिन आता है, पूरा लूट मार मचाता है, पूरा आर्थिक धन कलेक्ट करता है और उसके बाद वो चला जाता है। तो बोला जाता है कि जब नादिर शाह आता है तो वह अपने साथ बहुत सारे चीज़ को भी लेके जाता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो पहला बोला जाए क्या क्या करता है नादिर शाह, तख्ते ताउस, ये जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था तख्ते ताउस, उसको भी ये लेके चला जाता है। कौन, नादिर शाह। इसके बाद देखा जाए कोहिनूर हीरा जो होता है वह भी लेकर नादिर शाह चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि नादिर शाह का जब आक्रमण होता है तो तख्ते ताउस, जो क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है, तख्ते ताउस, ये मयूर सिंहासन, उसके बाद ये कोहिनूर हीरा, ये सब अपने साथ क्या करता है, नादिर शाह लेकर चला जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक अहमद शाह आते हैं, जिनका कालक्रम होता है 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी। देखा जाए अहमद शाह के समय जब ये नादिर शाह चला जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है, उसके कार्यों से जो ईरानी एक अगला शासक होता है अहमद शाह अब्दाली, ये ईरानी शासक होता है, ये अहमद शाह अब्दाली है, ये अहमद शाह का शासनकाल है। तो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के कार्यों से बहुत प्रेरित रहता है
और वह क्या करता है, भारत में 7 बार आक्रमण करता है। और जो पहला आक्रमण करता है वह अहमद शाह के समय ही करता है 1748 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन पूछता है अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में होता है, अहमद शाह के समय, जिनका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी में होता है। तो इस प्रकार से अहमद शाह के बाद हम लोग अगला शासक देखेंगे, कौन आते हैं, आलमगीर द्वितीय, जिनका शासनकाल 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी होता है। इसमें क्या होता है, आलमगीर द्वितीय के समय में प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। देखेंगे प्लासी का युद्ध, ये इसमें क्वेश्चंस भी पूछता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे। तो अगर हमको क्या रहेगा, कालक्रम याद रहेगा ईस्वी, तो हमें क्वेश्चंस बनाने में कोई कठिनाइयाँ होगी। हमको पता हुआ आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1758 ईस्वी था, और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी था। ये प्लासी का युद्ध आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें किस प्रकार से अंग्रेज क्या करता है, सिराजुद्दौला का कुछ जो सहयोगी होता है उसके अपने तरफ मिला लेता है, और ये प्लासी का युद्ध होता है। तो आगे हम लोग विस्तार से इसका भी अध्ययन करेंगे, मन लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आलमगीर द्वितीय के बाद अगला शासक आते हैं वो शाह आलम द्वितीय आते हैं। इनका शासनकाल होता है 1759 से 1806 ईस्वी। तो 1759 से 1806 ईस्वी इनका शासनकाल होता है। बोला जाता है शाह आलम के समय 2 शासक थे। शाह आलम उस टाइम बिहार में प्रॉपर थे, तो वह क्या होते हैं, बिहार में होते हैं, और वह क्या होते हैं उस टाइम शासक बनते हैं। उसी के समय दिल्ली में शाहजहां द्वितीय बैठा होता है, वह भी अपने आप को वहाँ शासक घोषित कर देता है। क्या होता है, बाद में शाह आलम द्वितीय और शाहजहां द्वितीय के बीच एक संघर्ष होता है। इसमें शाह आलम द्वितीय विजयी होते हैं और शाहजहां हार जाता है। तो ये इसलिए जब हम क्रम में आपको पढ़ाए थे तो शाहजहां द्वितीय का चर्चा नहीं किए थे, क्योंकि ये बहुत ही अल्प समय के लिए शासक, एक ही टाइम में 2 शासक अपने आप को घोषित करता है, इसलिए वहाँ इसका चर्चा नहीं किए थे। लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे कि शाहजहां उस टाइम दिल्ली में होता है और अपने आप को भी राजा घोषित कर देता है। बाद में शाह आलम के द्वारा युद्ध होता है और शाहजहां द्वितीय मारा जाता है। उसके बाद देखेंगे बक्सर का युद्ध। इसी के शासनकाल में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, जिनका कालक्रम क्या था 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी, उसी के कालक्रम में बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। ये बक्सर का युद्ध क्या है, ये भी बहुत ही रोचक कहानियाँ। इसमें क्या होता है, इसमें 3 शासक अवध होते हैं, बंगाल होते हैं, फिर मुगल शासक शाह आलम खुद होते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, तीनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हैं और फिर भी ये हार जाते हैं। यही एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध के बाद अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और उसको ऐसा लगने लगा था कि अगर कोई आने वाला टाइम में अगर भारत का जो अगला शासक होगा, अधिकार करेगा, वह ब्रिटिश होगा इस युद्ध के बाद। क्योंकि इस युद्ध में एक बार में 3 शासक को पराजय होना पड़ा था। तो उसी के बाद आप लोग जब पढ़ेंगे बक्सर की युद्ध पढ़ेंगे, उसमें भी मजा आएगा पढ़ने में। क्या होता है, उसी के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होता है जिसमें जो युद्ध में भाग लेते हैं बक्सर के युद्ध में, उनके साथ परस्पर संधि होता है अंग्रेजों के साथ। तो इसी के शासनकाल में एक और युद्ध होता है पानीपत का युद्ध, जो 1761 ईस्वी में होता है। ये आप लोग ये देखेंगे, इसका भी एक, इसमें क्या होता है, पानीपत का युद्ध भी एक अहम भूमिका निभाता है। 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली फिर से आता है और वह क्या करता है, मराठाओं से युद्ध करता है। उस टाइम क्या होता है, मराठाओं को ऐसा लगता है कि मुगल के बाद जो अगर कोई शासक होगा वह मराठा होगा। लेकिन जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और मराठाओं की हार होती है, तो जो उसके मन में ये ख्वाब पल रहा था कि मुगल के बाद अगर कोई शक्ति होगी, मराठा होगी, ये ख्वाब उसका टूट जाता है और इस प्रकार से मराठा को यहाँ पराजय मिलता है। आगे देखेंगे उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो होते हैं 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक के प्रयास से इनको क्या कर दिया जाता है, अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया जाता है शाह आलम को, और वो अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते हैं। बोला जाता है इनको अंधा भी बना दिया जाता है, कुछ ऐसा कहानी भी है पढ़ने को। तो इस प्रकार से अंग्रेज के संरक्षण में चलाते हैं, और वो जो किनके प्रयास से, लॉर्ड लेक के प्रयास से 1803 ईस्वी में। इस प्रकार से शाह आलम द्वितीय के बाद जो अगला शासक आते हैं अकबर द्वितीय आते हैं। इनका शासनकाल होता है 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी। अकबर द्वितीय क्या होते हैं, यह भी बहुत परेशान रहते हैं, यानी उस टाइम ये काफ़ी एज भी हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और उनको
वहाँ की स्थिति से अवगत कराने के लिए वह राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन जाने बोलते हैं और वहाँ के महारानी से यहाँ के जितने जो भी हो रहे थे परंतु उनको अवगत कराने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश जाने के लिए बोलते हैं। और इसी क्रम में अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी देते हैं। ये हम लोग कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि निम्नलिखित शासकों में से किसके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, अकबर भी रहेगा, अकबर द्वितीय भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अकबर द्वितीय के बाद जो आते हैं शासक होते हैं बहादुर शाह द्वितीय। इनका कालक्रम 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी होता है। यही बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है, बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति होता है और उस क्रांतिकारी में ये भाग लेते हैं। बोला जाता है जब 1857 की क्रांति होते हैं तो क्रांतिकारी नेताओं द्वारा काफ़ी निवेदन करने के बाद, क्योंकि उस टाइम ये बूढ़े भी हो चुके होते हैं, ये क्या करते हैं, उस क्रांति का नेतृत्व संभालते हैं। और नेतृत्व संभालने के बाद अंग्रेजों से क्या होता है, भिड़ंत होता है और इसमें पराजय का सामना करना पड़ता है। और उसी के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है और उनका 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग उत्तर मुगल काल विस्तार पूर्वक अध्ययन किए। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको बन जाएंगे। तो ये था कहानियाँ। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने एक बात और बोलना चाहते हैं कि आप पहले के चैप्टर जो वीडियो बनाए हैं उसमें क्या हो गया है कि यूरोपियों को आगमन से जितने भी भाग हुए हैं, जितने भी क्लास हुए हैं, उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम डाल दिए हैं। उसका आप ध्यान से देखकर उसको बनाएंगे और बनाने के बाद आप बताइएगा कैसा क्वेश्चन था नहीं था। तो हम सोच रहे हैं जो क्वेश्चंस उसमें डाला गया है वो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको सॉल्यूशन कराकर डाला गया है। और अगर आप लोग का डिमांड रहा, अगर आप लोग चाहें कि और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे हम क्वेश्चंस को बहुत सारा कलेक्ट कर रहे हैं। बीपीएससी का जो भी क्वेश्चंस है, जो भी हम कंटेंट दिए हैं, उस कंटेंट से जो हम पढ़ाए हैं, कितना क्वेश्चंस बीपीएससी में आया है, कलेक्ट करके हम आपको एक टाइम में बता देंगे, एक समय आपको उसका सॉल्यूशन करवा देंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि जो आप पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस पूछ रहा और पूछेगा। दोस्तों सिर्फ वीडियो से आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक को भी फॉलो करना पड़ेगा। हमारा वीडियो सिर्फ एक क्या है, एक दूसरे को कंटेंट, यानी कहने का मतलब जो कंटेंट दे रहे हैं कनेक्टिविटी यानी जोड़ता है। लेकिन आपको अगर डीपली नॉलेज चाहिए और भी चाहिए तो बुक पढ़ना ही पड़ेगा। बुक भी पढ़ेंगे और साथ में हम भी यहाँ पे हैं, आपका सहयोग करेंगे। इस प्रकार से दोनों मिलकर पढ़ेंगे और कामयाबी 100% मिलेगा।